मेरा नाम सोनल जोशी है। मैं एडवोकेट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काम करती हूँ, और मैट्रिमोनियल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं। और मैं 22 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। नो, फैमिली कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने फैमिली कोर्ट का पेशा और प्रोफेशन कैसे चूज़ किया? एक्चुअली लॉ बनाने के लिए सोचा था, क्योंकि आफ्टरवर्ड्स डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब चीज़ें हुई। फैमिली के लिए लॉ बनाने के लिए बहुत सॉफ्टली सोचा, इवन कंसिलेशंस, काउंसलिंग, इवन सॉफ्टली जजेस भी काम करते हैं कि कुछ भी करके जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो हमारी परिवार व्यवस्था है, वो कहीं और नहीं देखी जाती। कि जैसे कि दादा हो गए, उनके बाद उनका पोता होगा, उसके भी बच्चे होंगे, तब तक वो जॉइंट फैमिली में रहेंगे। तो जब इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं घरेलू हिंसा की बात हुई, या फिर डाउरी के लेके, आज भी है डाउरी, पर वो शायद इतना वो पैसे में नहीं होके कुछ अलग तरीके से, डेस्टिनेशन वेडिंग हो गया, या फिर कोई चीज़ हो गई, फ्लैट हो गया, कार हो गई, मतलब पूरा रूप चेंज हुआ है अगर देखा जाए तो। पहले तो पर्टिकुलर था कि इतने तोला आपने, मतलब इतने ग्राम अगर सोना देंगे आपको, ये सब चीज़ें जो आएंगे वहाँ पे उनको इतनी साड़ियाँ देनी होंगी, करियावर देना होगा। इस हिसाब से सब कुछ चला आ रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली जब लड़की पैदा होती है तब वो बाप के घर में होती है, और तब बोला जाता है कि बेटा तेरा ये घर नहीं है, तेरे को शादी करके कहीं और जाना है। और वहाँ जाके भी ये बोला जाता है कि तू अपने ससुराल में है, ये तेरा घर नहीं है। तो जब ये औरत जो होती है उसके 2 घर होते हैं, फिर भी वो बेघर ही होती है। ऐसे तो ये जो सिस्टम चला, उसके बाद काफ़ी सुसाइड लोगों ने किए, इवन डाउरी के लिए लोगों को प्रताड़ित करके हत्याएं भी हुई हैं। उसके बाद सोचा कि ये पूरा लॉ लाना ज़रूरी है। सेक्सुअल एब्यूज़ हो गया, फिज़िकल वायलेंस हो गया, मैट्रिमोनियल इवन वायलेंस हो गया, ये सब चीज़ होके ये इसीलिए ये लॉ की ज़रूरत पड़ी और ये लॉ लाया गया। सो इसका मतलब आई थिंक इस पार्टली जस्टिफाइड कि ये लॉ ज़्यादातर लेडीज़ या औरतों के पक्ष में ज़्यादा है। इज़ इट ट्रू? यस, बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वुमेनों को प्रताड़ित किया जाता है। हर कोई अभी यही बोल रहा है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, पुरुषों को भी न्याय मिलना चाहिए। कई बार काफ़ी कंप्लेन झूठी भी होती है, उस पे भी मैं एक्सेप्ट करूँगी। पर प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा विमेन को प्रताड़ित किया जाता था, उसी वजह से ये लॉ लाया गया है। और लॉ का मिसयूज़ करने वाली जो लड़कियाँ होती है, उसका उनकी वजह से जो जेन्युइन पीड़ित है उनको न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि हर 2-3 लड़कियां ऐसी होती है, या फिर ऐसे बोला जाए मेरे हिसाब से 10% लोग मिसयूज करते हैं लॉ। तो अगर उनकी वजह से जो जेन्युइन जो पीड़ित है वो तो कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट तक या पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है, वो तो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है। और वो जो हिंसा हो रही है लगातार 10 साल, 12 साल, 15 साल हो रही है। और कई बार ऐसा होता है, हमारे पास लोग आते हैं कि उनके जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि मैम मेरे फादर के अगेंस्ट केस दाखिल कीजिए, मेरी माँ को प्रताड़ित किया है 12-15 साल। वाओ! सो वुमेन्स को लेके पहले से राजा राव मोहन राव ने जिस तरह से बोला कि जो पहले प्रथा थी कि लड़कियों को दूध में डुबो के मारा जाता था, और उन पे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए। इवन विधवा प्रथा जो थी कि जो विडो होती वो शादी नहीं, री मैरिज वो करवाने के लिए सोचा। पर अभी भी ऐसे कई खानदान, कई कास्ट भी ऐसी है जो रीमैरिज नहीं करने देती। अगर शादी हुई दूसरे दिन, अगर पति एक्सपायर हो जाता है तो शादी नहीं करने देते, पूरी जिंदगी वैसे निकालनी पड़ती। अभी भी ये चीज़ें हैं, पूरी तरह नाबूद नहीं हुई। मैं आपकी माध्यम से बोलना चाहूँगी कि लोग ऐसा ना समझे कि पुरुषों के लिए लॉ लाइए, आप मना नहीं कर रहे, पर लॉ ऑलरेडी आईपीसी में भी पहले सब सेक्शंस थी। अगर गलत हुआ है, रॉन्ग, झूठी फरियाद है, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कीजिए। पर आप जो बोलते हैं कि वुमेन्स, सारी वुमेन्स के जो जितने भी केस है या लड़कियां हैं वो केस गलत कर रही, तो ऐसा नहीं होता। और 60-70% केस सही होते हैं। सो बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा ना, किस तरह के केसेस आते हैं? आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पहले आते तो फ़र्क पड़ता, इमोशंस काफ़ी हाई होते हैं, हाउ डू यू हैंडल दैट? एक्चुअली क्या होता है, पहले हम लोग कम डाउन करते हैं, बिकॉज मैं लॉयर की तरह से कम सोचती हूँ, बीइंग ए सोशल वर्कर या विमेन एक्टिविस्ट ज़्यादा सोचती हूँ।
और इवन लड़कों के लिए भी अभी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे कि कई बार लोग आते हैं कि अभी डिवोर्स कर लेते हैं, मेरे बच्चे मुझे चाहिए, ये नहीं होगा। इवन कई अभी ऐसा हुआ है, पहले ऐसे डिस्कशंस लोग नहीं करते थे कि विमेन, अभी आजकल ऐसा भी हो रहा है कि ज़्यादातर विमेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर रही है, वो भी चीटिंग कर रही है पुरुषों के साथ, और पुरुष अ, प्रताड़ित, ज़बरदस्त प्रताड़ित होते हैं, इवन कुछ बोल भी नहीं सकते जब उनको मालूम होता है। तो अभी जो रेशियो है ऐसा बोल सकते हैं 70-30 हो गया है। 30% वीमेंस भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, झूठे केसेस डाल रही हैं और लॉ का मिसयूज़ कर रहे हैं। और इसी वजह से जब होता है तो पहले चेक करते हैं कि उनका इमोशंस आई है। इवन मैं थोड़ा मेडिकली नहीं हूँ उतनी इंटेलिजेंट, पर मैं जानती हूँ कि जब हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं तभी भी लोगों को गुस्सा आता है। Okay. तो ऐसी वीमेंस जब भी आती है तो हम उनको एज पूछते हैं कि आपकी एज कितनी है, तो फिर पूछते हैं कि आपका मोनोपोज चल रहा है, प्री मोनोपोज है, पोस्ट मोनोपोज है। तो हमें समझ आता है कि ये गुस्सा उसी की वजह से इनके लिए इनको डिवोर्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उनको काम डाउन करते हैं, समझाते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करते हैं। हस्बैंड को बुलाएंगे कि इनका ये फेस चल रहा है, गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाइए, अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए, काउंसलिंग करवाइए, ये 2-3 साल में ठीक हो जाएगा, तो आपका घर नहीं टूटेगा। वाह। तो ये सब समझाने के लिए पहली बात तो सुनना पड़ता है। जब कोई प्रॉब्लम में आता है, अगर उनको सुनते हैं तो आधे प्रॉब्लम वहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। फिर उनकी डिपेंडेंसी हम पे हो जाती है कि लाइक अ मदर और बड़ी बहन, तो कुछ हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो मिल ही जाएगा, आपको डिवोर्स चाहिए हम दिलवा ही देंगे, पहले इतना तो कर ले, धीरे धीरे करते। तो फिर उसमें काम डाउन हो जाते हैं, फिर थैंकफुल करते बोलते हैं, जब बाद 5 साल 10 साल बाद मिलते हैं तो बोलेंगे कि आपकी वजह से मेरा संसार टूटा नहीं है। तो ये एक अलग जेस्चर है। इवन नामदार हाईकोर्ट भी ये कर रही है, लोगों को सिखा रही है काउंसलिंग कैसे करे, कंसिलेशन कैसे करिए। पर वो कंसिलेशन में मतलब इतने सारे फैमिली कोर्ट में केसेस है कि वो इमोशनली सब लोग इन्वॉल्व होके नहीं कर पाएंगे। तो इंडिविजुअल अगर जितने भी लॉयर है, अगर करते हैं, काफ़ी लॉयर्स करते हैं, वही लोग अगर सेंसिटाइज हो गए अगर करें तो हम इसको रोक सकते हैं। अदरवाइज 9 फैमिली कोर्ट्स न्यू बनी, जैसे पहले अभी क्रिमिनल केसेस के इक्विवेलेंट ही चल रहा है। क्या बात है। यस, सबसे ज़्यादा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स फाइल या फिर घरेलू हिंसा के केसेस हो गए, या डाउरी के हो गए, रेगुलर आ रहे, डिवोर्स हो गया, फैमिली रिलेटेड वन साइडेड डिवोर्स हो गया, इवन प्रॉपर्टी के केसेस हो गए, सब फैमिली कोर्ट्स के जितने भी रिलेटेड जितने केसेस है सारे बढ़ रहे हैं। सो आर द फैमिली कोर्ट्स इक्विप्ड की तरह हैंडल कर पाए एक साथ? इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ बिकॉज इसीलिए सारे 9 जिले थे, 9 को न्यू कोर्ट्स दिए। अभी अहमदाबाद की जो कोर्ट है वो चल रही है यहाँ पे सिटी सिविल में 6 फ्लोर पे, वहाँ पे भी न्यू बिल्डिंग के लिए अभी भी उन्होंने अभी ज़्यादा जगह चाहिए, इतने केसेस आ रहे हैं और रेगुलर बढ़ रहे हैं। लोगों की इतनी इतनी छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े होते हैं, जैसे कि तुम मुझे अटेंशन नहीं देते, तुमने आके मुझे पूछा नहीं, मेरा फास्ट था, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो काफ़ी चीज़ें होती है, तो उस चीज़ों को लेके मतलब कोई अच्छी तरह समझाने वाला, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है, जॉइंट फैमिलीज नहीं है, सोशली प्रेशर बढ़ रहा है, नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें होटल जाएंगे, इवन वैकेशन होगा तो आउट ऑफ कंट्री वैकेशन चाहिए। तो अभी सोशल मीडिया के रिगार्डिंग सब घूम रहा है, पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग कुछ नहीं चल रहा है। कैसे जब आपने लॉ किया तब सोचा था कि आप फैमिली कोर्ट ही लेंगे या फिर फैमिली लॉयर बनेंगे? व्हाट वाज द थॉट? कैसा? एक्चुअली नहीं, मैं बेसिकली क्रिमिनल लॉयर थी, पर जैसे जैसे टाइम, माय बैकग्राउंड इज वीएचपी संघ, सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा भारतीय संस्कृति को लेके जो मेरा भी जितना भी बौद्धिक मेरे पास जितना अचीव हुआ और मैंने जो जितना भी सीखा है, उस हिसाब से धीरे धीरे लोग मेरे को मिलते गए, बात करते। देन माय मदर इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, शी नेवर स्पीक रिगार्डिंग दिस, हमने देखा था। देन मैंने बोला, माँ की एक ही चीज़ थी कि आप पढ़ो तो आपको मेरे जैसा रहना नहीं पड़ेगा, चुप होके घर में, विक्टिम नहीं विक्टिम नहीं बनना पड़ेगा। एंड देन मैंने इसी वजह से इस फील्ड में आफ्टर माय मैरिज मैंने पैर रखा, बिकॉज आई एम ऑल्सो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ब्रेव हूँ, मैंने हैंडल किया, पर जो लोग हैंडल नहीं कर सकते तो उनकी वजह से फिर इसमें मेरा इतना रिसर्च बढ़ता गया। और मैं कोई भी बंदा अगर मेरे पास आता है, कोई भी लड़की आती है, तो मेरे लिए वो रिसर्च है कि ये लड़की क्यों ऐसी है। और ऐसे जो सिर्फ कोर्ट केसेस के हिसाब से अगर आप केस करोगे तो फिर तो फाइलिंग बढ़ेगा, कौन से समाज से है, कहाँ से आई है, अपब्रिंगिंग कहाँ का है,
समाज के जो भी क्राइटेरिया होते हैं वो अलग होते हैं। तो इंटरेस्टिंग। हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर सोशली अगर आप कहीं पे हो तो वही समाज की शादी समाज में ही हो। जैसे कोई कास्ट हो गई तो कास्ट सेम कास्ट अगर शादी करते तो बेटर है, वो मेरा मानना है। क्योंकि मेरे लिए वो डिफिकल्ट नहीं रहता कि मुझे वो थिंकिंग सेम होती है, दाल हर जगह पे Expectations होती है। यस। और जब जानते हैं कि मेंटालिटी ये होगी, ये त्योहार ऐसे होंगे, ये चीज़ें वैसी होंगी, ये लेन देन का सवाल इस तरह से होगा, जैसे अलग कास्ट हो गए तो वो सब चेंज हो जाता है। अब साउथ इंडियन ने नॉर्थ इंडियन से शादी कर ली, वो दिखाने के लिए अच्छा है। अब जितने भी डिवोर्स आप सेलिब्रिटी में भी देखोगे 5-6 साल 10 साल चलेंगे, आफ्टर डिवोर्स हो रहे। क्यों हो रहे? यही चीज़ें शुरू शुरू में अच्छा लगता है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। आफ्टरवर्ड्स जो आप 20 साल 25 साल जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहे हैं, ये खाना पीना रहना उठना बैठना, फिर वो आप कंपेयर करोगे और आफ्टरवर्ड्स वही डिमांड रखोगे आपकी वाइफ के पास जो पहले नहीं रखी थी, सब एडजस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से कई बार लोग बोलते हैं, तो मैं ये ज़्यादा प्रीफर करती हूँ कि सेम कास्ट वाले सेम कास्ट में मैरिज करें तो बेटर रहता है। आप मिलो जुलो, आपको लगे ठीक लगे, जहाँ पसंद करो। और या फिर यदि इंटरकास्ट करना पड़े तो एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती देख सकते हैं और प्रिपेयर रहिए, वेल प्रिपेयर। वेल प्रिपेयर्ड। क्योंकि बहुत मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं मैंने देखे हैं कि लव मैरिज वाले ज़्यादा होते हैं या फिर अरेंज मैरिज में भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिलती लड़की लड़का, तो शादी.com या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे ले लेते हैं और फिर शादी कर लेते हैं और आफ्टरवर्ड्स मतलब 1 साल भी नहीं चलती शादी और सडनली आके बोलेंगे हमें डिवोर्स चाहिए, हम कंफर्टेबल नहीं है। समाज में तो ऐसे भी होता है ना कि काफ़ी एल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, यस तो वो भी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे की समझ कर। वेरी इंटरेस्टिंग। सो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस आपको याद आता है विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट, कि जहाँ पर आपने लिया था ये सोच के कि ये लड़की सही है और पता चला लड़की गलत निकली, ऐसा कई बार हुआ है और तुरंत ही केस में बात करने से पहले जनरली तो ऐसा हुआ है कि जब भी लड़के आते हैं हम पहले केस के तौर पे, जैसे ये दुकान नहीं है कि आप आए मैंने ले लिया, मेरा बिल्कुल अलग काम है। जैसे वो आई लड़की जैसे पूछने का शुरू करेंगे तो हमें मालूम होता है कि सडनली ये क्यों केस करना चाहती है अपने हस्बैंड पे। तो हम पूछेंगे आप कहाँ पे काम कर रहे हो, फिर वो हमारा टेक्निक है, बिकॉज हम भी अब 22 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, तो एक बॉडी लैंग्वेज से हमको मालूम पड़ जाता है। फिर धीरे से पूछते हैं कि आपका कोई अफेयर है, आपका हस्बैंड, आपको ऑब्वियसली आप करोगे ही करोगे अफेयर, आपको तो प्रॉब्लम होगी। हाँ मेरे अफेयर है। सो वो क्या चाहती, बिकॉज नया जो आया है जो इंसान वो शादीशुदा है, उसको रखने के लिए ये सब चीज़ें करनी थी, तो ये सब होता है। तो ऐसा आप उनको फिर बकायदा मना कर देते हो कि नहीं? बकायदा मना करने का ये झूठ है, आप गलत कर रहे हो। अब हम गाइड करते हैं किस तरह से बात कीजिए। आपको लगता है अगर आप एबल हो, आपका हस्बैंड अगर एग्रेसिव है, आप मुझे बताइए, आप इधर लेके आ जाए, मैं बता दूंगी कि इनका अफेयर इनके साथ है, वो अब आपके साथ रहना नहीं चाहती, तो आप सीधे ही डिवोर्स करिए। मेरा सिस्टम जिग्नेश में बिल्कुल अलग है। मेरा जो जिस तरह से काम रहा है, मैंने कभी झूठे फर्जी केस करने से बेटर है आप साथ में रहो या अलग हो जाओ। 2 चीज़ों में ज़्यादा मानती हूँ। इवन लड़कियों में भी मेंटेनेंस की अगर पिटिशन मेरे को डाल लिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे जो भी लड़की है इकोनॉमिकली अगर आप इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर आप इस तरह से लगाओगे मेंटेन, आप भिखारी बन के क्यों लगा रहे हो, आप डिपेंड ही क्यों रह रहे हो। अगर आप कुछ भी करोगे फट से डिवोर्स लो, सोचो अपनी कैरियर बनाओ और आप अपने बलबूते पे अपने पैर पे खड़े हो जाओ। मेंटेनेंस के लिए मैं 5 साल 10 साल वेट कराऊंगी, वो लड़की बूढ़ी हो जाएगी, अपनी लाइफ जी नहीं पाएगी। सो मेरा सोचना एकदम अलग तरह से है। मुझे मेंटेनेंस में इंटरेस्ट कम होता है। अगर आपको जस्टिस चाहिए 498 चालू रखो, डिवोर्स ले लो, आप अपनी लाइफ आगे बढ़ा दो, रुको मत। और आप कहते हो कि यहाँ तक कि वन टाइम सेटलमेंट कर लो ना। या बेस्ट जनरली इवन आई प्रीफर दैट। कम हो रहे जो मिले ना मिले। हाँ कई बार मेरे पास तो ऐसा होता है कुछ भी नहीं लेना, डिवोर्स दे भाई, तू बाहर निकल, नहीं चाहिए। वो बेटर होता है क्योंकि लड़की अपने आप वो जिंदगी में से वो इमोशनली उसका आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो, और मेंटली वो बंदी स्टक हो गई तो उसके 5 साल उसके साथ उसके पेरेंट्स पूरा फैमिली डिस्टर्ब होता है। और बच्चे भी, अगर बच्चे हुए तो बच्चे स्टक हो जाते हैं कि अरे डैडी नहीं कमा रहा, कोई बात नहीं, तू कमा के बड़ा कर लेना। सीधे सिग्नेचर और नहीं बोलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोग बोलते हैं विमेन एक्ट, तो कई बार पुरुष इतने मतलब कैसे उनका हार्ट नहीं होता, बिंदास सिग्नेचर करते, कोई बात नहीं वो कर लेगी, वो कमा रही है ना, वो कर लेगी। इवन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने के लिए बोलेंगे कि ये मेरा बेटा है, पर फिनेंशियली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो वो नहीं लेते। तो इसका मतलब
जो बिगर चैलेंजेस दैट आई थिंक होगा वो कस्टडी बैटल्स में होता होगा। यस, कस्टडी बहुत बहुत बड़े बहुत emotional- बढ़िया। जनरली इमोशनल होता है, पर मेरा ये मानना है कि जब अगर पेरेंट्स सही हो तो चाहे आप अलग हो जाओ, बच्चों को इस दुनिया में लाने वाले आप हो। अगर दोनों का प्यार मिलता है, आप अलग हो रहे हो, आपकी चॉइस बदल गई है। आपको चलो आज इनके साथ रहना था, कल नहीं कंफर्टेबल है, आप कहीं और चले गए। अभी तो रेस्टोरेंट जैसा हो गया है कि यहाँ पे खाना था, ये नहीं पसंद आया दूसरी जगह पे। शादी का जो पहले जो मतलब 7 जन्म था, मतलब एक अलग पवित्रता थी उसको, मतलब ये स्पिरिचुअल एक बंधन था उसको, मतलब सारी चीज़ें रिचुअल करना, जैसे कि मंगलसूत्र पहनना, ये सब चीज़ें होती थी और जेन्युइन होती, दिल से होती थी। अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। पर बच्चों को आप लेके आए हो, वो शायद प्यार से लेके आए हो या फिर सोशल प्रेशर, अभी तो दिखाने के लिए चाहिए। 2 साल हो गए शादी को, कुछ हुआ नहीं है, पर अब उसकी गलती नहीं है। तो मेरा मानना ये है, कस्टडी में बच्चों को घसीटे बिना आप जेन्युइनली डिसाइड कर लो कि भाई आप कौन वीकेंड में मिलेगा, कैसे करोगे, तो बच्चों पे वो मेंटली प्रेशर नहीं है चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए फादर या मदर। बिकॉज एक बार मुझे याद है मैं एक जज से भी मिला था जो फैमिली कोर्ट के थे, रिटायर होने वाले थे, पर वो भी मुझे बता रहे थे कि हम खुद कोशिश करते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, खुद इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक समवेयर जजेस ऑल्सो मस्ट बी वेरी इमोशनली इन्वॉल्व हो गए होते हैं कि बस इतने ज़्यादा चैलेंजेस, इतने ज़्यादा क्लेश उनके सामने आते हैं, तो उनका भी रिएक्शन बहुत हेल्थ बहुत बिगड़ती है जजेस की, क्योंकि पूरे दिन फैमिली कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है पूरे दिन ये सुनना। और इवन हमारे जो चीफ जज थे पहले, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने तो बुक्स भी काफ़ी लिख डाली, लोगों को समझाते थे, लंच टाइम में लोगों को बुलाते थे। और इवन हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में चैम्बर में 4 बजे के बाद ऐसी फैमिली मैटर्स रखते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और जजेस का इन्वॉल्वमेंट लोअर फैमिली कोर्ट से लेके इवन हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट में लेट 6-6, 7-7 बजे तक सब बंद होता है, फिर भी वो फैमिली मैटर को ट्राई करते हैं कि अगर साथ में रहे या फिर इजी बात को ख़त्म करे। पूरा ट्राई सारे जजेस करते हैं। वाओ, यानी ये पूरा माहौल ऐसा है कि सब लोग कोशिश करते हैं कि फैमिली सिस्टम टूटे। सेंसिटाइज है जजेस, अब तक तो इतना बोल सकते हैं, जितने भी जजेस है उतने सेंसिटाइज जरूर है। काफ़ी बहुत कम लोग होंगे कि जो नहीं करते होंगे, बाकी मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि वो सेंसिटाइज है। यूसीसी के आने के बाद क्या चेंजेस आएंगे? काफ़ी चेंजेस आएंगे, पर ज़रूरी भी है। अभी जैसे कि इक्विलेंट का भी हम ही बात कर रहे थे कि हम इक्विलेंट है, हम इक्विलेंट है, पर अब वही भी चाहिए। अगर जिग्नेश में वो भी मुझे चाहिए कि अगर किचन में सिर्फ औरतें खाना ना बनाए, मुझे पुरुष भी चाहिए वहाँ पे। अगर वही एक्सपेक्टेशंस, अगर क्लास 1-2 कोई काम कर रही है लड़की, और अगर वो काम करने के बाद वो अगर शाम को आ रही है और उसको सीधे किचन में जाने, चाहे इंदिरा न्यू हो या फिर चंदा कोचर हो, उसको यही किया गया है। तो अगर आप भी वही सोचे, दोनों मिलके काम करें, यूसीसी आने के बाद अब प्रताड़ित अभी महिला सक्षम हो, फिजिकली सक्षम हो, तो फिजिकल स्ट्रक्चर से पुरुष मजबूत होता है, इजीली धक्का मार देता है, तो आप भी मजबूत होइए। अब फिजिकल ट्रेनिंग स्कूलों में कंपलसरी दोनों को इक्विवेलेंट करें। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि पुरुषों को भी सेंसिटाइज करे कि आपके पास ताकत है, इसके लिए थोड़ी ना है, बट जनरली होता वही है अनफॉर्चुनेटली। ये बिकॉज अदरवाइज रेप और ये सब केसेस होते ही नहीं। कहीं ना कहीं अगर इतने लॉ बन रहे हैं, अगर आपको मालूम होना चाहिए कि छोटे बच्चों के पास आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना उनके इवन शारीरिक तरह से, उनके इवन बॉडी भी उनका इतना डेवलप नहीं होता, छोटे बच्चे हैं, फिर भी आप किस तरह से करते हो। तो मतलब अपनी फिजिकल नीड को कहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहे हो, वो भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये पुरुषों को अगर समझाया जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेप और डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब 1 by 1 उसी के तौर पे आते हैं। या डोमेस्टिक वायलेंस में भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने कोरोना में बहुत काम किया इस पे। ज़्यादातर औरतों को दोपहर के टाइम में सेक्सुअली हरासमेंट ज़्यादा था काम करने के बाद, बिकॉज कोरोना में काम भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि सब लोग घर पे थे। और जितने भी केसेस मेरे पास आए वो ज़्यादातर सेक्सुअल हरासमेंट के थे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो आपको उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके पीरियड्स, उसके आफ्टर डिलीवरी के बाद जो प्रॉब्लम्स होती, ये सबको पुरुषों को भी ये पूरा एक सिलेबस, चाहे और नहीं हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ाओगे ना तो चाहे चलेगा, पर ये समझा दो जिसकी वजह से ये केस होना कम हो जाए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो कमिंग बैक टू द मूड, बात पर आए कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते हैं, जैसे कर्नावती यूनिवर्सिटी में लॉ का एक डिपार्टमेंट है, तो आपके हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन क्या चेंज होना चाहिए सो दैट फैमिली कोर्ट की तरफ भी स्टूडेंट्स बढ़े या आगे जाके उस चीज़ को अपनाएं,
Is there any kind of requirement education? यस डेफिनेटली। अगर जिग्नेश भाई, लॉ एंड डॉक्टर, ये सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। अगर इफ़ यू वांट टू जस्ट सोचे कि मैं अस्पताल बना लूँ और जैसे ऑर्थोपेडिक की शादी गायनोकोलॉजिस्ट से हो जाए और एक ही बिल्डिंग में दोनों अस्पताल बन जाए और हमारे लड़के बच्चे हैं जो मर्सिडीज और ओडी लेके घूमे, ज़्यादातर पसंदगी भी ऐसी ही होती है। बेटा ऑर्थोपेडिक के, बेटी गायनोकोलॉजिस्ट मिल जाए तो एक बिल्डिंग में हो जाएगी। Perfect. ये नहीं होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर लॉ के प्रति अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, जैसे मैं 80% काम फ्री करती हूँ, आप 20% कर लो। 20% अगर आप सेंसिटाइज होके अगर काम करोगे, लोगों को समझोगे, केस कोई बंदा अगर आपके पास आया है तो पहले ये मत सोचो कि ये क्लाइंट है, इसको आके पूछो, ज़रूरत है तो ही उसको बोलो पहले कि अगर बातचीत से ख़त्म होता है तो एक ही केस हो। अगर हम पूरा पैकेज देने लगते हैं कि ये पैकेज हो गया, 3 केस एक साथ, 4 एक साथ, ये होगा, तो वो गलत है। तो लॉ में आइए, आप यंग बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, सेंसिटाइज है, मॉडर्न है। अगर लॉ डिपार्टमेंट में आते हैं तो मुझे तो बहुत सारे बच्चे चाहिए कि जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो राइट्स हैं उनको घर घर जाके पहुंचाए। तो ज़्यादा ज़्यादा अगर इन्वॉल्व होते हैं, जो हमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए उसका भी लोगों को मालूम नहीं होता। अगर आप रहोगे, जहाँ पे कोई भी बच्चा अगर लॉयर होके रहता है, वो ज़्यादा तो नहीं पर आजू बाजू के 1500 से 2000 घर को प्रभावित जरूर करता है। उतने लोग उनको जानते हैं, आते जाते समय उनको लोग देखते हैं। इतने लोग अगर आपको जानते हैं, अगर इतने लोगों में अगर जागरूकता फैलाई जाएगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। और ये न्यू एजुकेशन पद्धति में काफ़ी लॉ का, मैं पहले दिन से मेरी 4000 से ज़्यादा डिबेट है, मैं हर डिबेट में बोलती हूँ कि लॉ का समावेश होना ज़रूरी है। अगर एजुकेशन में पहले दिन से सिर्फ रेड और येलो लाइट ट्रैफिक सिग्नल दिखाने से लॉ नहीं आएगा, आपको बकायदा पढ़ाना पड़ेगा। ये करोगे तो ये सज़ा होगी, ये गलत है तो आप लॉ को सही तरह से इन्फोर्स कर पाएंगे और फिर आप उसको अमलीकरण भी होगा। तो ये पढ़ाना ज़रूरी। एजुकेशन में तो पूरा चेंजेस होना। फिजिकल ट्रेनिंग यूसीसी अगर कर रहे हो, दोनों के लिए फिजिकल ट्रेनिंग कंपलसरी, जैसे साउथ कोरिया की चीन में उसी तरह से होनी चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिजिकली अगर औरत स्ट्रांग होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। आप कह रहे हो बेसिकली कॉलेज एजुकेशन में भी एक सेंसिटिविटी लाना ज़रूरी है, सेंसिटाइजेशन लाना ज़रूरी है। यस, ब्रिलियंट। थैंक यू वेरी वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। थैंक यू।